सो फिर वहाँ पे आईआरटी में क्योंकि भाई बॉयज़ का पढ़ा लड़का जो कि अच्छे-अच्छे बच्चों के साथ उठता बैठता है, अपना अच्छा एक सर्कल बनाया, पर्सनैलिटी डेवलप किया है। अब वो आता है उस टाइम पे क्योंकि नया-नया बीटेक चालू ही हुआ था आईआरटी में, तो डिप्लोमा के ही टीचर अपना पुराने ज़माने के अपना आके पढ़ाते थे। वो डिप्लोमा के टीचर्स बीटेक के बच्चों को पढ़ाते नहीं थे एकदम उस टाइम पे, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, 2005 में जो मैंने ज्वाइन किया वहाँ पे एकदम एक तो खंडहर था कॉलेज, एकदम कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था उस टाइम पे रेडी, नई नई बिल्डिंगें खड़ी की गई थी, किसी तरह मतलब बीटेक शुरू ही किया गया था। यूनाइटेड कॉलेज वॉज द बेस्ट कॉलेज इलाहाबाद का, प्राइवेट में, यूपीटीयू में। यूनाइटेड में नहीं रहने दिया क्योंकि यूनाइटेड भैया महंगा है, ऊपर से सरकारी होने वाला है ईआरटी। उस टाइम पे ही कभी लड़के निकल गए, आज भी यूपीटीयू की एपीजे अब्दुल कलाम की डिग्री लेके घूम रहे हैं, यूनिवर्सिटी की, यूपीटीयू की। बहुत बाद में हुआ होगा तो हुआ होगा, मुझे नहीं पता। तो वहाँ पे मैं कहाँ पहुँचता हूँ, बहुत से स्कूल से एक अच्छी पर्सनालिटी का, एक अच्छा परफॉर्मेंस बंदा, जो कि उस टाइम पे मैं बता रहा हूँ आईआरटी में मैं रैंक ओपनर था। लोग हंसते थे, सीनियर्स थे मेरे ऊपर कि तुम पागल हो क्या, तुम्हें इतने अच्छे अच्छे कॉलेज मिल जाते, तुम कहाँ आ गए। 900 तुम्हारी ओबीसी में रैंक थी, री काउंसलिंग भरो। सारे सीनियर्स ने मुझे यही समझाया, री काउंसलिंग फॉर्म भरो। सारे दोस्तों ने, सारे दोस्तों के पेरेंट्स जो तैयारी कर रहे थे, बच्चे साथ के थे, इन्हीं के दोस्त यार, मेरे पक्के दोस्तों के, पढ़ने वाले पक्के दोस्तों के पेरेंट्स, सबने यही कहा री काउंसलिंग फॉर्म भरो। इन्होंने कहा सख्त मनाही है, भरने ही नहीं दिया। मैं बहुत रोया। री काउंसलिंग की डेट थी, मतलब यही कोई एक महीने के आसपास टाइम था अलॉटमेंट के बाद। री काउंसलिंग फॉर्म, एडमिशन दे दिया, फीस जमा करवा दी, ड्राफ्ट बनवा के आईआरटी में वो ट्रांसफर हो जाता है। री काउंसलिंग में अगर आपका कॉलेज चेंज हो रहा है तो उसमें कोई फाइन कुछ नहीं होता। तो लेकिन इन्होंने चेंज करने ही नहीं दिया किसी भी हाल में, री काउंसलिंग में ही नहीं बैठने दिया। अब मैं वहाँ उस कॉलेज में पहुँचता हूँ जहाँ पे अगर मैं 2100-2200 रैंक मेरी थी, जनरल की बात कर रहा हूँ, छोड़ दीजिए कोटा, मैंने कोटा यूज़ ही नहीं किया था उस टाइम पे, जरूरत ही नहीं पड़ी। तो सेकंड जो कंप्यूटर साइंस में दूसरा बच्चा था, वो 5,500-6 हज़ार रैंक के आसपास था। वो मेरा दोस्त ही था, स्कूल का अच्छा दोस्त था। मैं सोचिए 2200-2500 रैंक वाला, और कहाँ 6-7 हज़ार रैंक पे सेकंड एडमिशन होता है वहाँ पे कंप्यूटर साइंस में, वो भी मेरा दोस्त। और तीसरा एडमिशन 11-12 हज़ार रैंक पे शुरू हुआ था। तो 10,000 रैंक के ऊपर ही वाले थे सारे बच्चे, सिर्फ मैं और मेरा दोस्त एक थे, दो लोग जो कि अच्छे उसमें ब्रांच में अच्छे नंबर से पास हुए थे, तो अच्छा ब्रांच मिला था, मिल गया था भाई, तो मिल नहीं था। कॉलेज की रैंक ओपनिंग, मतलब ब्रांच ओपनिंग ही उस टाइम पे 10,000 प्लस रैंक पे हुआ करती थी। यहाँ इस बार तो भाई 2200-2500 वाले रैंक ने ओपनिंग कर दी, तो और लोगों ने देख के भी प्रचार किया गया। तो ये मेरे पापा ने मुझे गलत से एकदम बेकार जगह, जहाँ उस टाइम बेकार मैं नहीं बोलूँगा, शिक्षण संस्थान है, मैं पूरा सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरे लिए, क्योंकि मुझे जिस तरह से मेरा पढ़ने लिखने का तरीका था, मेरी पर्सनैलिटी थी, मुझे वहाँ कुछ उस टाइम पे नहीं हो रहा था। 2005-6 में आईआरटी में बिल्कुल भी अच्छी, बीटेक में अच्छी पढ़ाई नहीं होती थी, वही डिप्लोमा के टीचर्स पढ़ाते थे, और मुझे एकदम माहौल नहीं मिला। ऊपर से ये जो ट्रॉमा मैंने झेला ज़िंदगी पर, मेरा मन ही हट गया। मैंने कहा ज़िंदगी में कितना भी अच्छा करूँगा, मेरे पिताजी मुझे ला के पटक के बर्बाद करेंगे, ऐसी गड्ढे में फेंक देंगे कि जहाँ से निकलना ही मुश्किल हो जाएगा, जहाँ से सारी मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी। सो यहाँ पे मैं ऐसी जगह पहुँच गया मैं जहाँ से कोई वही नहीं था। अब सब हंसते थे हम लोग के ऊपर कि यार तुम लोग पागल हो, तुम लोग पागल हो। भाई ऑब्वियस सी बात है, कोई भी यही बोलेगा कि भाई इतने अच्छे हो, पर्सनालिटी में, एजुकेशन में, स्पोकन इंग्लिश लेके हर चीज़ में तुम लोग बेस्ट हो, और यहाँ आए क्यों सीनियर सारे और सब ये वो। वहाँ लोग साथ भी थे, अच्छे सीनियर भी थे, मजाक बनाते थे तो पूरा सपोर्ट भी करते, नहीं यार तुम लोग बेस्ट परफॉर्मर्स बन सकते हो इस कॉलेज के। लेकिन एक माहौल वही टॉर्चरस लाइफ, हर समय दखलंदाजी करना, अपने मर्जी से कुछ करने न देना, कहाँ आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, पूरी रिपोर्ट रखना, उनकी मर्जी से के बिना एक पत्ता भी हिल जाए तो गलत से गलत अत्याचार करना। और ये सब बचपन से चला आ रहा था मेरे साथ, और मैं समझ भी गया था, नाउम्मीद हो गया था जीवन से। आईआरटी पहुंचने के बाद कोई उम्मीद नहीं बची थी मेरे जीवन से कि मैं जीवन में कभी मेरे पिताजी मुझे कुछ अच्छा करने देंगे। मैं कितनी भी मेहनत करूँ भाई, 4 साल 5 साल मैंने भट्टी में बैठ के मेहनत की पढ़ाई करने के लिए, और साबित किया कि जो मैं इस काबिल हूँ कि मैं अच्छा से अच्छा पढ़ाई कर सकता हूँ। अब मर मर के पढ़ के मैंने साबित किया, लेकिन फिर लाके वो गड्ढे में फेंक दिया पिताजी ने मेरे। भाई मन हट गया, हमने कहा बीटेक फीटेक किया भाड़ में, कॉलेज बाहर मस्ती काटते थे, ये वो बेवकूफ़ी हरकतों में। भाई अब पढ़ा रहेगा बंदा, मन ही नहीं है पढ़ने का कॉलेज में, अब मस्ती काट रहे हैं बस, और क्या कर रहे हैं। इसको यही यही बीटेक का टाइम था, 1-1.5 साल में छोड़ भी दिया। और क्या भी कारण था उसका, वहाँ भी इन्होंने मेरी सुनी ही नहीं। हुआ क्या, क्या हुआ, पागल साबित करके क्या किया मेरे साथ वो आगे बताऊंगा।
ये पागल तो इनका बेटा है ही, क्योंकि ये खुद पागल है। कभी इन्होंने माना नहीं इस बात को, आज ये पूरी तरह से इनका ब्रेन खत्म हो चुका है, अल्जाइमर्स के पेशेंट बन चुके हैं। मैंने बचपन से जाना कम से कम क्या इसका सोल्यूशन है, समझा, इंटरनेट, पढ़ाई लिखाई, डॉक्टर्स, ट्रीटमेंट, अच्छी से अच्छी जॉब की है, कमाया है, कम से कम जाना तो है कि ये प्रॉब्लम है क्या। और न्यूरो साइंस में जब 2014-15 से इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े रिसर्च पेपर सब रिलीज होना शुरू हुए, तो मेरा न्यूरो साइंस में भी इंटरेस्ट बढ़ा। इसलिए नहीं मैं कोई बहुत न्यूरो साइंस का एक्सपर्ट हूँ, लेकिन हाँ, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम से ये रिलेट करता है। जो जिसको ये प्रॉब्लम बोलते हैं, न्यूरो साइंस कहती है कि ये एक वरदान है, आपके अंदर बहुत अच्छी एनर्जी, मतलब हाई लेवल ऑफ एनर्जी है। आप उसको किस दिशा में लगाएंगे, उस दिशा में जीवन जाएगा, और बहुत प्रचंड तरीके से जाएगा। तो मेरी ऊर्जा में जहर हर समय डसने के लिए मेरे पापा हमेशा कुंडली मार के बैठे थे। तो यहाँ बीटेक छोड़ के मैं फिर भागता हूँ किस तरह। भैया लोगों ने साथ दिया, मेरे मौसी के बेटों ने समझा इस बात को कि अरे यार तुम किस काबिल थे और क्या कर रहे हो तुम जीवन में अपने। तो उन्होंने फिर समर्थन किया, बीटेक छोड़ के मैं चला गया दिल्ली नौकरी करने के लिए। आईटी के ही आईटी में बहुत तेज था, फर्स्ट ईयर पढ़ाई भी की बीटेक में, फिर छोड़ दिया बीटेक की पढ़ाई, चला गया अपना गुड़गांव में जॉब लग गई। गुड़गांव में जॉब लगी, वहाँ बहुत अच्छे मेंटर मिले जो कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड के थे। मेरे कंपनी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर थे उस ज़माने में, ये 2006 की बात है। उनका सानिध्य मिला, उन्होंने भाई उनके दोस्त अपना घर पे रहते थे और वो इतने सीनियर पोजीशन पे थे। उन्होंने कहा एक छोटा सा स्टडी रूम टाइप का है मेरे घर में ही खाली है, तो 3 बेडरूम का फ्लैट, हम सारे दोस्त रहते हैं, तुमको और रहना रह लो। अब मुझे यहाँ पे एक सर्कल मिलता है जो कि सारे बड़े बड़े लेवल के हैं। एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्ट है, हाँ कोई सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट है। उस जमाने में होते ही नहीं, बिरला होते थे। तो ऐसे लोगों से बहुत कुछ मैंने 1.5-2 साल नौकरी की, और हर समय डिस्टर्ब करना, वहाँ से भी फ़ोन पे लगातार फॉलो अप करना, जॉब में टेंशन क्रिएट करके रखना हमेशा। और पूरी हमेशा से इनकी एक खास बात रही है कि ये बुराई से मेरे सामने नहीं करते, घूम के, और समाज में निकलते हैं एकदम गांधी जी की तरह झोला डाल के टकले होके, लगे कितना संत महात्मा, कितना सीधा आदमी है, लेकिन एक घर के अंदर कितना जहरीला सांप है। ये बात कभी कोई जानेगा तो इस आदमी को समझेगा। और लोग जानते हैं, पढ़ा लिखा अच्छा ढंग का इंसान, सब जानते हैं पूरे मेरे मोहल्ले में और सब रिश्तेदारी नातेदारी में कि ये आदमी पूरी तरह से पागल है, किसी की नहीं सुनता। और इसके खिलाफ इसकी बातों के विपरीत अगर आपने अपना पक्ष भी रखने की कोशिश की, तो ये आपको ऐसे दुत्कारेगा, ऐसे कटाक्ष मार के दुत्कारेगा कि पूरे मोहल्ले में इनसे कोई बात नहीं करता था। आज से 10 साल से इनकी यही कहानी है। जब से रिटायर हुए मोहल्ले में इनका एक भी दोस्त नहीं है। सब अपने बच्चों के साथ जो 1-2-4 लोग बात करते हैं, वो ज़्यादा अपने फैमिली और दोस्तों में बिजी रहते हैं। उनकी हाय है चिक्सी में पड़ता ही नहीं है, बस मिले, हाँ दुआ सलाम हो गई। और एक आध पढ़े हुए जिनके बच्चे अपने साथ रखते ही नहीं है, इन्हीं की टाइप के हैं नार्सिसिस्टिक, बच्चे अपने साथ नहीं रखते हैं, तो वो पढ़े हुए हैं मोहल्ले में कोई बचा ही नहीं है ढंग का आदमी। सब निकल गए अपने अपने जीवन में, आगे बढ़ गए। ये पढ़े रहे कि भैया कुछ जीवन में पता नहीं क्या इनके साथ अच्छा होगा, भगवान जाने। कभी उन्होंने कुछ अच्छा किया तो नहीं जीवन में। डिप्लोमा के दम पे नई PSU खुली थी, वहाँ कैंपस प्लेसमेंट हो गया था, इंटरव्यू भी नहीं दिया हुआ उन्होंने कभी जीवन में। तो दिस इज व्हाट माय फादर इज। और ITI में कितना काम होता था और कितने साले खाली बैठे थे, तनख्वाह पाए, ये तो सारे ITI वाले जानते हैं कि नकारों को पालने की ही कंपनी PSUs बन गई है। अब बन गई थी उस टाइम, काफ़ी समय से मास फायरिंग की गई, जो भी की गई इस तरह की PSUs में, इंदिरा गांधी की शुरू की हुई। तो ये मेरे अब क्योंकि पिताजी के पास कोई काम नहीं है, ऑफिस में भी कुछ नहीं है, दिन भर गप्पे मार रहे हैं ऑफिस में, और ये घर पे आके फिर अत्याचार ढाने हैं। तो लाइक माइंडेड पीपल अट्रैक्ट, इनके दोस्त भी वैसे ही थे 2-4 लोग जिनसे मोहल्ले में कोई बात नहीं करता था। पहले भी एक मिश्रा अंकल थे, वो 7-8 साल वो मेरे घर पे आदमी बुढ़ऊ थे बहुत, इनसे भी सीन बड़े थे उम्र में, ठीक है बातें करते थे, लेकिन वो उनसे मोहल्ले में इतने पिनकी अजीब किस्म के व्यक्ति थे कि उनसे भी पूरे मोहल्ले में कोई ज़्यादा कुछ खास बातें चीज नहीं करता था वो। और ये दोनों लोनली बर्ड्स अट्रैक्ट। अब वो भी इनका व्यवहार जानते थे कि इनकी हाँ में हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अहंकारी लोगों का यही बहुत बढ़िया, वाह, इनका खाना होता है, इनका फूड होता है अहंकारी लोगों का। उनको इनको ऐसे शब्दों को सुन के अपने बारे में ऊर्जा मिलती है। मेरे पिताजी जैसे नार्सिसिस्टिक लोग ऐसे ही होते हैं। अगर कोई भी जानने वाला होगा कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है, बाइपोलर, स्किज़ोफ्रेनिया, जो चीज़ें बताते हैं मुझे, मैं भाई बचपन से जानता हूँ, ठीक है। मैंने बहुत पढ़ा है, बहुत इंटरनेट पर रिसर्च किया, बड़े बड़े डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, यहाँ तक कि न्यूरो साइंटिस्ट को भी मैंने लास्ट में अभी HCL में जॉब कर रहा था, वो नौकरी भी कैसे छुड़वाई गई मेरी। अब चलिए पहले आते हैं पहली मानसिक मौत पे। तो दिल्ली में भाई अच्छी जॉब कर रहा था मैं, बढ़िया जो नौकरी कर रहा था, अच्छे से रह रहा था। अब ठीक है, जो भी मस्ती भी काटते हैं बच्चे उस समय, तो भाई परफॉर्मेंस भी तो थी, नौकरी भी तो कर रहा था। एक 12th पास बच्चा उस टाइम पे 8-10 हज़ार रुपये, आज के टाइम 12th पास बच्चे को
15,000 रुपये कॉल सेंटर में कमाना मुश्किल होता है। मैं अगर 25,000 रुपये महीना कमा रहा, 27,000 रुपये महीना कमाता था उस टाइम पे, एक 1.5 साल एक्सपीरियंस होते ही, डेढ़ साल एक्सपीरियंस टीम लीड तक बन गया मैं वहाँ पे, और अच्छी अच्छी बेस्ट सैलरी मिल रही जहाँ नहीं मिलती थी, आइजोन टेक्नोलॉजीज में। हाँ, मैंने जॉब की 3 साल वहाँ के जो सर्कल के मेरे R&D एग्जीक्यूटिव थे, वो आज भी मेरे तो जान टच में रहते हैं, जानते हैं भाई हम लोग, ये बच्चा हमेशा से बहुत एक्सीलेंट रहा है। वो उनकी उम्र हो गई होगी 60 तो नहीं, हाँ पहुँच गए होंगे, 50 पार तो होंगे। मैं 39 का हूँ, उनसे 10-11 साल बड़े थे। तो फिर यहाँ पे कहानी शुरू होती है पिताजी के मानसिक मौत की। अब ये क्योंकि मेरी बातें सुन नहीं रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मैं कुछ बोल रहा हूँ, कह भी नहीं रहे हैं, आ जा रहे हैं। मम्मी आया करती थी मेरे पास 2-3 महीने में एक बार, कभी चली आई, ट्रेन पकड़ के अकेले मैं जाके स्टेशन से ले आया, रह ली मेरे साथ में एक आध हफ्ता, चली गई फिर अपना। ये आते थे बिरला, जब पूरा तांडव करना होता था तब आते थे और कह के चले जाते थे, कहते थे अब रुको, तुम बहुत बार हो आई, अब मैं आऊँगा। ये 2-3 बार ही आए होंगे, 2 बार मुझे याद ढंग से, तो 1 ही 2 बार आए होंगे दिल्ली मेरे पास। और यहाँ घूम के पागल है, बुराई करते हैं, और यही वो अंड बंड बोलना, बीटेक छोड़ दिया, ये वो। मतलब इनका एक मूल मंत्र है, इनकी हाँ में हाँ मिलाओ, नहीं तो तुम पागल हो। ये सुनेंगे, ये सुनते भी तो नहीं है कभी जीवन में कि तुम कहना क्या चाहते हो। और क्योंकि इनको पता है कि जब भी बातें करने बैठूंगा ऐसे, तो ये तर्क में विद्वान है, और क्योंकि हर सब्जेक्ट की नॉलेज भी रखता है, पढ़ाई लिखाई का भी। कंप्यूटर साइंस भाई आज बच्चे बिगड़ रहे हैं, हम लोग टाइम पे दिन रात इन गूगल पे और क्या क्या नहीं पढ़ाई होती थी, विकिपीडिया, लोग क्या क्या नहीं पढ़ते थे, ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया तो मिल होती थी। और उसके बाद इंटरनेट के आने के बाद, उस युग से जब इंटरनेट का युग शुरू हुआ था, तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ इंटरनेट से इंडिया में। यहाँ पे आते हैं, फिर ये मुझे दिल्ली आ गए हैं, फिर चीखना चिल्लाना, अंड बंड बोलना, कहे तुम अभी कुछ दिन के लिए घर चलो मेरे साथ। पहले ये वो नौकरी छोड़ रखी थी मैंने, दूसरे इंटरव्यूज दे रहा था, और अच्छी जॉब करूँगा, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल हो गया था, और 2 साल के आसपास हो गया था नौकरी करते हुए। तो TL बन ही गया था, तब निकल लूँगा यहाँ से, कहीं और अच्छा करूँगा तो भाई 35,000 से जो भी मिलेगा उस टाइम बढ़ के ही मिलेगा। 25-27 हज़ार रुपये कमा रहा हूँ, तो ये चले आए हैं। मुझे चीखना चिल्लाना, नौकरी कौन छोड़ता है, एक जगह नौकरी मिल जाती है अब जिंदगी भर करता है, वहीं लगा रहता है। ही वॉज लाइक दैट। प्राइवेट में ऐसा नहीं होता है, ये कभी मानेंगे नहीं इस बात को। एक जगह कर लो नौकरी और पा जाओ तो बस वहीं से रिटायरमेंट लेके निकलना है तुम्हें। वही यही पहले बार व्यवहार, खूब चीखना चिल्लाना, इंटरव्यू भी ना देने दे मुझे, जो 2-3 इंटरव्यू थे, ये 15-20 दिन रहे मेरे साथ वहाँ पे दिल्ली में। अब चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, अंड बंड बोलो। भाई इंटरव्यू के लिए, किसी भी छोटे से छोटे इंटरव्यू के लिए ठंडे दिमाग से बच्चे तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, एक माइंडसेट बनाते हैं कि इंटरव्यू में जाना है तो क्रैक करके आना है। तैयारी करने नहीं थी, जॉब लग नहीं रही थी, देखा, मैंने कहा था कि तुम छोड़ के बैठे हो भाई, आप ही तो डिस्टर्ब कर रहे हो 24 घंटा कमरे में रह के मेरे। चले आए हो इलाहाबाद से, नौकरी चली गई, मैं चल के देखूंगा क्या दिक्कत है। दिक्कत कुछ थी नहीं, मतलब सिंपल जॉब चेंज कर रहा था। अब आगे इंटरव्यू भी नहीं क्लियर करने दिया, ले आए इलाहाबाद, कहे यहाँ से चलो खाली सामान। अब भाई ज़्यादा बैचलर थे, ज़्यादा सामान था नहीं, उस तरह से रहते थे फ्लैट शेयरिंग में, इस तरह स्टडी रूम में अपना पड़े रहते थे, गद्दा बिछा के ये वो करके। तो भाई अपना झोला झंकाड़ा था, एक आध 2 हैंड बैग, सूटकेस टांगे, चल दिए रजाई गद्दा लेके। वापस इलाहाबाद आए, चीखना चिल्लाना, ये लड़का, फिर वही मानसिक प्रताड़ना जो बचपन का इनका नेचर है ना, ये पीटना शुरू कर दिया इन्होंने फिर मुझे। अब इतने बड़े लड़के पे तुम हाथ उठाओगे, उसको मारोगे, बचपन से मारते हैं, किस हद तक तुमने पीटा है उसको। मैं भी फिर डट के चिल्लाया, मैं तुम पागल हो गए हो माता प्रसाद, मैं पापा जो भी, ऐसा बोलना नहीं चाहिए पिता को, लेकिन आप देख रहे हैं एक बेटे के का पिता के प्रति रोष है तो है क्यों? क्योंकि मैं जबान से इनको बुरा भला बोल देता हूँ, कभी इनके पीठ पीछे कुछ नहीं बोलता इनके बारे में, ना कभी कुछ अंड बंड हरकतें करता हूँ इनको लेके। ये आदमी मृदुभाषी मुंह पे है, बनेगा, घर के अंदर राक्षस से बाहर निकल के धर्मात्मा है ये आदमी। और इस इमेज को अपने, ये द्वैतवादी होते हैं, ये 2 मुंह है सांप जिसे कहते हैं। मैं नहीं हूँ भाई, मैं जैसा हूँ वैसा मैं हूँ, और पूरी दुनिया में वैसा ही हूँ। अच्छे जॉब करता हूँ, तो ये नहीं कि दिन रात सिगरेट पी रहा हूँ। आप सोचो, एक ग्रुप मैनेजर, एक ग्रुप सर्विस डिलीवरी मैनेजर पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं IT के, बड़े बड़े इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ वो काम कर रहा है। क्या वो गांजा सिगरेट पीने का टाइम होगा उसके पास? हाँ, कभी 12 घंटे की 10-12 घंटे हम लोग शिफ्ट करते हैं ऑफिस में, तो हाँ 2 बार, एक बार निकल गए तो खाना खाने गए तो चलो वहीं से टहल लिया, गेट के बाहर निकल के सिगरेट पी लिए, तो एक आधो सिगरेट पी लिया। अब मेरी वाइफ भी मेरे साथ में थी, तो मैं बहुत कम सिगरेट पीता था, ना के बराबर खाई। मेरी एक ही चीज़ थी, मैं खाना खाने के बाद मुझे सिगरेट चाहिए, और एक सोने के पहले चाहिए। ये 3 टाइम खाना खाऊंगा, एक सुबह सो के उठने के बाद फ्रेश होने के लिए,
3 टाइम खाना और एक भाई ये 5 सिगरेट मेरी का रूटीन मेरा बहुत पुराना है। और कोविड टाइम पे ये भी मैंने छोड़ दिया था निकोटेक्स खा के, निकोटेक्स यूज़ किया मैंने, सिगरेट ये भी बंद हो गई थी। लेकिन किसी भी चीज़ के बाहर आने के लिए, किसी प्रताड़ना के बाहर आने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है इंसान को मानसिक सुकून की, जो कि मेरे पापा ने कभी मुझे अपने पास रह के पालने ही नहीं दिया ना, मानसिक सुकून दिया ही नहीं। और फिर कहते हैं तुम बिगड़ जाते हो। भाई अपराधी मैं होकर हूँ, मैं आपको भटक रहा हूँ, मैं पगला के आपको गालियाँ दे रहा हूँ, घर के अंदर दे रहा हूँ माता प्रसाद, समाज निकल के आपके खिलाफ षड्यंत्र नहीं करता मैं। आप घर के अंदर अत्याचार करोगे, बाहर निकल के षड्यंत्र पे षड्यंत्र खेलेंगे आप। अब ये आपकी आज याद नहीं है मेरी बुराई के गुणगान गाना, मेरी बुराई की गाथाएं गाना, ये बचपन से मैं देख रहा हूँ। अब मैं क्या झेल रहा हूँ ये अब दुनिया जानेगी ये सुनने के बाद जो आप यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जॉब छूट गई भैया, पागल साल ले गए पागल। एक साइकेट्रिस्ट था कोई किसी के पास, उसने हाथ पैर बांधा मेरा, कम से कम 20 इंजेक्शन लगाए बेहोशी के, बेहोश हो गया मैं भैया। अब मैं हो गया हूँ 2-3 महीना, जब अब दिमाग एकदम सुन्न है उस इंजेक्शन से जो लग रहे थे मुझे, और जो गोलियां खूब सारी बाइपोलर सिजोफ्रेनिया जिस भी नाम से इलाज करा रहे थे, भगवान जाने, मुझे पता ही नहीं था भाई कितना जानकारी रही होगी उस टाइम पे। हाँ मैंने इन चीज़ों के बारे में डेस्कटॉप वेस्कटॉप पे देखा तो थोड़ा समझा, या तो इलाज कराते हैं, पहली बार का एक्सपीरियंस था। 3 महीने बाद मेरी ये हालत थी कि एक स्लिम ट्रिम स्मार्ट पर्सनैलिटी का बंदा हो चुका था करीब 105 किलो का, 100+ केजीज, 75 किलो से लेके 75 किलो का इंसान 3 महीने बाद हो जाता है 100+ केजी, 25-30 किलो वजन गेन हो जाता है। दिमागी रूप से सुन्न हो चुका है, शरीर इतना भद्दा हो चुका है कि गर्दन भी दिखाई नहीं पड़ रही है। क्या उस लेवल बंदे का कॉन्फिडेंस होगा। फिर ये मुझसे कहते हैं, मैं तुमसे कहता था पढ़ाई करो, मैं उनको बता रहा था भाई BCA ज्वाइन कर रखा था मैंने, करस्पॉन्डेंस 2 सेमेस्टर मेरे क्लियर हो गए हैं, 5वां सेमेस्टर का एग्जाम दूंगा अगले महीने। अब रेगुलर उन्होंने क्लास ज्वाइन करवा दी मुझे इलाहाबाद में। क्या क्या शरीर भी इस लायक नहीं बचा था, ना शरीर इस लायक बचा था, और ना दिमाग इस लायक बचा था कि मैं ठीक अपने आप को ठीक कर सकूं, किसी भी तरह से इंटरव्यू क्लियर कर सकूं या कहीं जा भी सकूं। तो अब मेरी मजबूरी थी फिर से वापस इलाहाबाद में रहना। फिर ऊपर भाई अब क्योंकि दिमाग भी काम नहीं कर रहा, क्लास करने 4 घंटे की क्लास, 5 घंटे की क्लास होती थी उस टाइम पे IIST में। फर्स्ट सेमेस्टर में तो मैं ढंग से बैठ भी नहीं पाता था अपने क्लास में। ये हालत थी मेरी, इतना भारी शरीर लेके और इतना गैंडे शरीर, 2 टी-शर्ट और 2 जीन्स दिलाई क्योंकि शरीर इतना मोटा हो गया था। भर के ढेर सारे अच्छे कपड़े आदमी खरीदता है, बस जॉब करता है कुछ भी करता है तो। अब शरीर ऐसा हो गया, कपड़े सारे हटेंगे ही नहीं, तो हम वो 2 जीन्स और वही 2-3 टी-शर्ट, 2 जीन्स बाहर के लिए, और घर के लिए वही हाफ पैंट और टी-शर्ट जो भी लोअर दिला देते थे चल के तेलेगन से। आप सोचिए बंदे को डिससैटिस्फैक्शन होगा नहीं होगा लाइफ से। यार चलो यार, हो सकता है मेरे अंदर ऐसी कोई बीमारी रही हो, पापा ने आइडेंटिफाई किया हो। अब कोई दिमाग भी सुन है, कार्टून नेटवर्क देखने लायक है, कुछ पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। 6 महीना साल भर तक फर्स्ट ईयर तक बीता है, उसके बाद जाके दिमाग सही से काम करना शुरू हुआ है, मैंने मेहनत करना शुरू किया है, शरीर ठीक करना की तरफ। अच्छे बच्चे इंस्टीट्यूट के जब जाने की तुम इतनी अच्छी नौकरी करके आ रहे हो, ये तो उनके अंदर भी क्यूरियोसिटी थी कि अचानक ऐसा क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गई तुम्हें। तो मैंने बताया भी हाँ यार इस तरह की दिक्कत हुई थी, बाबा ने से इलाज करा, जो भी है पढ़ाई कर रहा हूँ अपना, तो जाऊँगा फिर यहाँ से निकल के फिर जॉब करूँगा, 3 साल पढ़ूंगा यहाँ पे। सेकेंड ईयर में फिर जब 1 साल बीतते दिमाग तो कम से कम अच्छे से काम करना शुरू हो गया। शरीर तो वही एकदम वही गैंडे की तरह था, लेकिन हाँ दिमाग अच्छे से काम कर रहा था। वहाँ मैं टॉप अपने ही इंस्टीट्यूट में क्लास भी लेता था। सेकेंड ईयर में था तो फर्स्ट ईयर बच्चों के इंपॉर्टेंट अच्छे सब्जेक्ट्स की क्लास ले लिया करता था, पढ़ाता भी था उनको। और उसके बाद मैं बिजनेस प्लान भी बनाया था मैंने। थर्ड ईयर तक पहुँचते मैंने अपना बिजनेस प्लान भी, इक्विलिब्रियम टेक्नोलॉजीज़ के नाम से कंपनी डालने का पूरा प्लान था। जो ओनर थी जिनके पास फ्रेंचाइजी थी IIST की, उन्होंने वो भी इंटरेस्टेड थी कि हाँ बेटा ठीक है चलो हम लोग ज्वाइन करेंगे और बिजनेस को तुम्हारा। और तुम्हारा पूरा एक बिजनेस, जब इन्वेस्टर 50-60 लाख रुपए इन्वेस्ट करने को तैयार होता है किसी कंपनी को खोलने के लिए, एक टीम दिखानी पड़ती। मेरे पास पूरा पुराने अच्छे लोग थे, अच्छे इस लेवल के कॉन्टैक्ट्स थे। मैंने अभी जैसे बताया जिनके साथ मैंने जॉब किया है, चीज़ें की हैं, वो सब उसमें अच्छे लोग तैयार थे, इंटरेस्टेड थे। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब चीज़ें उसमें नई ट्रेंडिंग थी, और जो इस टेक्नोलॉजी के मास्टर्स मेरे जानने वाले थे। तो उन्होंने सब तैयार हुए, टीम बनी, पूरा बिजनेस प्लान बना, कैसे इन्वेस्टमेंट आएगा, क्या होगा। ये पूरा 4-5 महीना प्रक्रिया चली, जिसमें वो इन्वेस्टर्स भी इंटरेस्टेड थे और बहुत सारे और लोग थे इंटरेस्टेड, और साथ में पूरा टीम हम लोग का बना हुआ था। पापा वहाँ जाके बोलते हैं ये पागल है, इसका मैंने अभी पागल खाने का इलाज करा, इसकी किसी बात पे भरोसा मत करना, ये 1 नंबर का झुट्टा है। ये वो खूब जाके मैंने मुझसे मेरे पीछे पड़े थे पहले घर में कि तुम्हें बिजनेस नहीं करना है, ये कुछ नहीं करना है, तुम्हें इलाहाबाद में नहीं रहना है, तुम जाओ अपना जहाँ जाना है, बस नौकरी करो। मैं नौकरी करनी है,
किसी भी हाल में तुम्हें यहाँ पे नहीं रहना है इलाहाबाद में, कुछ भी करो, इलाहाबाद छोड़ो और जाओ यहाँ से। हमने बताया भाई बिजनेस प्लान है, वो सुन ही नहीं रहे। अब क्योंकि क्योंकि ये गुंडे का फरमान आ गया कि आपको नौकरी करनी है, तो फिर तो ये पागल हो जाएंगे, इसके ये कुछ सुनेंगे ही नहीं आपकी। मैंने बताया कि भाई इंस्टीट्यूट में ये वो इन्वेस्टर हैं, इस तरह से चीज़ें समझाई, तो इन्होंने कुछ नहीं किया, सुना तो कुछ खास नहीं, बस चुपचाप पहुंच गए इंस्टीट्यूट के। हाँ, पैसा कौन लगा रहा है? जिस इंस्टीट्यूट की मालकिन लगा रही है। अच्छा अच्छा, वो 2-3 पार्टनर्स में था, वो भी सारे ये पहुंच गए मेरे इंस्टीट्यूट। अब क्योंकि गांधी जी बने घूमते हैं, अब ये गांधी जी मोड़ में पहुंचते हैं दूसरी जगहों पे, तो गांधी जी मोड़ में पहुंचे हैं, बैठे 2-3 घंटा पूरी पुराने इतिहास, मतलब कुछ भी अंड बंड बोलना, मतलब पागल साबित करने के लिए, इसमें भरोसा करने लायक नहीं है। तो वहाँ पे मेरी मैम ने मुझसे यही कहा, अनुपम देखो, मैंने कहा मैम मुझ पर भरोसा मत करिए, आप देखो ये टीम है, मैं नहीं कर रहा, ये टीम के साथ आप बिजनेस करो। कहते अनुपम हाँ मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी प्रेजेंटेशन सब कुछ देख रही हूँ, पर टीम से हम लोग की कॉल्स चल रही हैं, मीटिंग्स चल रही हैं, सब बातें चल रही हैं, मैं जानती हूँ हमारी तैयारी पूरी है, लेकिन तुम्हारे पापा सख्त खिलाफ हैं बेटा इस चीज़ के, और इस तरह की बातें वो कर रहे हैं हम लोगों से, अब थोड़ा कॉन्फिडेंस तो हिलता है। मैंने कहा ठीक है, मैं पहले जाकर नौकरी करता हूँ, फिर आऊँगा वापस। तो अभी पिताजी पहले अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करके जॉब कर लेता हूँ मैं कुछ दिन। मैं चला गया IBM में, कैंपस प्लेसमेंट हुआ, मतलब कैंपस नहीं गया, वहाँ गुड़गांव इंटरव्यू दिया, IBM में हो गया, IBM दक्ष में, US का क्लाइंट था, बहुत अच्छा काम करना शुरू किया वहाँ पे, IBM टेली परफॉर्मेंस काम किया, फिर HCL में आया मैं, वहाँ 3.5 साल काम किया, 2012 से 15 के आसपास। ये 3 साल HCL के मेरे लाइफ के गोल्डन पीरियड थे, क्योंकि भाई HCL ऐसी कंपनी है जो एम्प्लॉय को खूब तराशती है, भले 4 पैसा कम देती होगी या ज़्यादा देती होगी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लेकिन वो जिस भी एम्प्लॉय को लेती है उसके पीछे, अगर वो एम्प्लॉय क्यूरियस है, जानना सीखना चाहने वाला बंदा है, वो कुछ भी सिखाएंगे, कुछ भी पढ़ाएंगे, और कितना भी हद तक उसको अप्रिशिएट मोटिवेट करेंगे। मुझे बहुत मोटिवेशन मिला, 2 बार प्रमोशन, डबल प्रमोशन दिया मिला HCL में, बेस्ट परफॉर्मेंस चल रही थी मेरी, ठीक है, लाइफ की भाई, अब तो करीब 3 साल से ऊपर हो गया एक कंपनी में नौकरी करते हुए। वहाँ पे मुझे नॉर्वे जाने का, स्टाटॉयल कंपनी क्लाइंट के साथ में काम कर रहा था, ये हुआ कि इसको नॉर्वे भेजना है, यहाँ पे चले आए। मैंने कहा भाई पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा, पासपोर्ट बनवाने में आता हूँ। मैंने कहा मैं इलाहाबाद से ही बनेगा भाई, सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ के हैं, तो डोमिसाइल वहाँ का है। तो कहते हैं नहीं नहीं हम आके बनवाते हैं। ये आ गए, ना पासपोर्ट बनने दिया, कंपनी में बेइज्जती हुई। फिर मेरे सर ने यही कहा कि तुम यही बैकएंड से ही संभालो प्रोजेक्ट, हमने तुम्हारा नाम दे रखा है क्योंकि तुम्हें काम करना पड़ेगा इस प्रोजेक्ट पे, करो, लेकिन अब जाने के बाद नहीं हो पाएगा, क्योंकि वीज़ा और जो टाइमलाइंस हैं वो तुम मीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि यदि पासपोर्ट में रेडी नहीं हो पा रहा है, बहुत टाइम लग रहा है। तो पिताजी वैसे मैं जा नहीं पाया। अब भाई अब क्योंकि मैं जानता हूँ, बचपन का मेरा एक्सपीरियंस है कि मेरे पापा मेरा बुरा ही करते हैं, कुछ भी करते हैं, मेरे जो भी करते हैं वो जीवन में, वो मेरे लिए घातक साबित होता है जीवन में। मैं समझ गया यहाँ फिर वही घात आके मिल गई है मुझे। फिर एट्रॉसिटीज़ हुई, मेरी गर्लफ्रेंड थी बहुत अच्छी, उससे ब्रेकअप भी हुआ था उस टाइम पे, इन्हीं के राजनीति खेलने की वजह से। ये मुझसे बतिया जाकर उस लड़की से भी कुछ बोले, हम दोनों बीच में लड़ाई लगवाएं, उसके सामने गांधी बने, मेरे सामने राक्षस। ये हालत थी पिताजी की। फिर वही हालत, पागल है पागल है पागल है, और भैया खाने में इन्होंने वही नौकरी, फिर भाई ऐसी परिस्थिति ले आई है। 6 महीना मेरे साथ रह के गुड़गांव में, नोएडा में, मैं मयूर विहार में रहता था, मयूर विहार फेज़ 3 में उस टाइम पे। आगे रहे 5-6 महीना, बीच में ये भी आते थे, और मम्मी भी रहती थी, भाई अपने चलो साथ रहो, कोई दिक्कत नहीं है, छुड़वा दी। मैं फिर नौकरी पकड़ी मैंने गुड़गांव में तुरंत, भाई निकलो, नौकरी तो करनी है। वापस इलाहाबाद गया तो मतलब फिर मौत के दर्शन है। अब क्योंकि पूरी लाइव रिपोर्टिंग चल रही है, माँ को कुछ समझ में आता ही नहीं है, एस्पिरिन खिला खिला के उनको एकदम दिमाग सुन्न कर चुके हैं वो उनका। उनके पास एक झोला प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की दवाइयाँ हैं, जिसका प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं होता इनके पास, इस तरह व्हाट्सएप करते हैं दवाइयाँ जन औषधि केंद्र वाले को, और वो लाके झोला भर के उठा के ले आते हैं। वो क्या लाते हैं किस डॉक्टर ने लिखा है पता नहीं, भगवान जाने, भाई फार्मा के बारे में यही जाने। अरे दिखा पाए, मैंने बच्चे बहुत पूछा कि जो दवाइयाँ मम्मी को खिला रहे हो, मैंने कई दवाइयाँ भाई गूगल पे, आप नेट मेड्स पे और 1mg पे सर्च कर सकता है दवाई कॉम्पोनेंट, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या, साइड इफेक्ट्स क्या है उसके। अब जो बीमारी है वही दवाई खिला रहे हो, जो बीमारी का दवाई खिला रहे हो उसमें वही साइड इफेक्ट है, ये तो दवाई उस चीज़ की नहीं है, ऊपर से वही साइड इफेक्ट है जो बीमारी है। मतलब ये तो बीमारी बढ़ाने वाली बात हो गई। ऐसी चीज़ मैंने पकड़ी तो चीखना चिल्लाना उनकी चोरी पकड़ ली, तो फिर तो भाई मौत का तांडव। अब क्योंकि मैं बड़ा हो चुका था इस समय तक, 2015 में मैं इलाहाबाद आया, फिर हमने कहा चलो 15-20 दिन, महीना भर रहूँगा इलाहाबाद में, कुछ दिन 15-20 दिन चल के इलाहाबाद में रहता हूँ। इन्होंने कुछ नहीं किया, मेरे खाने में नशीली दवाई मिला के, जाके डॉक्टर से बतियाए, पता नहीं किस डॉक्टर से, भगवान जाने, कि कोई भाई बाइपोलर, स्किज़ोफ्रेनिया का अटैक आया है, ये वो, ये पीठ पीछे डॉक्टर से बतियाते हैं मेरे खिलाफ,
ठीक है, कभी मेरे सामने नहीं बात करते, ना काउंसलिंग कराते हैं, ना कुछ। पीठ पीछे डॉक्टरों को भड़काएंगे, इसको अटैक आया हुआ है, डॉक्टर भाई यही करेगा, बिल्कुल सीधी दवाई खिलाओ, बेहोश करो, हम उठा के लाते हैं एम्बुलेंस से। यही हुआ फिर से सेकंड टाइम मेरे साथ। अब ये 2015 के एंड में आते आते फिर मैं इलाहाबाद में था 15-20 दिन के लिए। इन्होंने खाने में नसीब, एक तो मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है मेरी, क्या मेरा दुख है, कुछ नहीं, क्यों नौकरी चली गई इसमें, आपकी वजह से क्या प्रॉब्लम आई, फिर तो गाली गलौज। मैंने बताया कि आपका पासपोर्ट नहीं मिला इसलिए, विदेश क्यों नहीं गए, तुम जा रहे थे ये वो, यूरोप जा रहे थे तुम तो 6 महीने के लिए, गालियां दे रहे हैं मुझे। मैं बताया भाई तुम ही तो ड्रामा किए, पासपोर्ट में इलाहाबाद से बनता है, खड़ाखड़ बनता और खड़ाखड़ वीज़ा लगता है, भाई कंपनी स्पॉन्सर्ड वीज़ा है, तुरंत लगता बिजनेस वीज़ा में निकल जाता ट्रैवलर ट्रांजेक्शन करने के लिए HCL से। आपकी गलती है इसमें, और गालियां मुझे दे रहे हो, अडमट बोल रहे हो। फिर भाई चीखना चिल्लाना, मोहल्ले में जाकर कुछ भी भौंकना मेरे खिलाफ। और फिर भाई आदमी इतना टॉर्चर करोगे तो आदमी चीखेगा। भाई बचपन का दुख किसी के अंदर है पला हुआ, वही मैंने किया। मैंने इनको चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया उस समय। तो यही सबूत बन गया इनके लिए कि वो पागल हो चुका है। देख लो भैया, मैं सही कह रहा था, ये पागल है। इन्होंने खाने में नशीली दवाई मिलाई। 1.5 महीना मैं बिस्तर पे हाथ पैर बंधा था। जब आँख खुलती थी मेरी, तो मुझे इतना दिखता था कि मेरे हाथ पैर चारों खाट पे बंधे हुए हैं, और डिबडिबारी आँखें, होंठ पड़पड़ाए हैं, सूखे हुए हैं। इतना ही मुझे याद होता था। मैं करता था तो मम्मी गीले कपड़े से ओंठ पोंछ देती थी कि ओंठ चिपक गया, ऐसा सांस नहीं ले पा रहा है, क्या दिक्कत है। इस तरह से मैंने 1.5 महीने काटे। और जब मैं 1.5 महीने बाद अस्पताल से निकला हूँ, वही स्लिम ट्रिम स्मार्ट बंदा दूसरी बार ऐसा हुआ है मेरे साथ जीवन में 2016 में। जो हरकत उन्होंने 2008 में की थी, वही 2015-16 में फिर 15-16 में फिर वही हरकत रिपीट की। खाने में नचली दवाई चुपचाप मिला देना ढेर सारी, बेहोश कर देना, और आँख खुले तो अस्पताल में हाथ पैर बंधा हुआ है। और अब तभी बाहर निकलोगे जब आपका दिमाग जीरो हो चुका होगा, आपकी सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो चुकी होगी, कि आप कुछ बोल भी पाओ अपने मुंह से, बोल भी नहीं पाओगे। आप बोल पाओ, शरीर ही कम से कम 100-100 किलो, 105 किलो, 110 किलो का हो चुका होगा आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका होगा, आपकी बुद्धि शून्य होगी, एकदम सोचने समझने की शक्ति खत्म होगी। इस हालत में एक जिंदा लाश लाके घर पे पटक देते हैं, और फिर पालते हैं नेनुआ लौकी तोरी वही रोटी। बहुत गरीब हूँ मैं, गरीबी का रोना रोएंगे, कुछ नहीं सहूलियत देंगे, 10-10, 20-20 रुपए पॉकेट मनी देंगे। इस बार 100-100 रुपए दे रहे हैं भाई, तो उतना कमाता था मैं। इस बार की भी कहानी बताता हूँ, तीसरे पड़ाव पे आता हूँ मैं। तो यहाँ पे पहुँचते पहुँचते मैंने देख लिया भाई, फिर वही हालत हो गई। जो जैसे मैंने 3 साल काटे थे पढ़ाई करने के नाम पे, इन्होंने मुझे कटवाए थे बचपन से, जो कटवाया वही फिर 3 साल कटवाए। जब अच्छा करने लगा था, पागल साबित करके नशीली दवाई मिला के, गलत इलाज करा के दिमाग शून्य कर दिया मेरा, शरीर खत्म कर दिया मेरा। ये पहली बार 2009 में किए, 8 में, दूसरी बार फिर आगे 2015-16 में किए यही हरकत। माता प्रसाद जी हमारे पिता, आदरणीय पूजनीय पिताजी हैं, बहुत सम्मान करना चाहिए। आप तय करिए कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अभी तो आगे कहानी बाकी है, तो अभी हम लोग दूसरे मौत पे पहुंचे, अभी तो तीसरी मौत भी है। और संपूर्ण मौत दी है ना मेरे पिताजी ने मुझे, अपने मेरे आंखों के सामने। फिर 2-3 साल लगते हैं भाई पूरी तरह से दिमाग सही काम करने। अब इंटरव्यू दो, तुम इंटरव्यू क्यों नहीं दे रहे हो, घर आ गए अब तो इंटरव्यू दे सकते हो। एक तो टॉर्चर कर रहे हो, दिमाग ही नहीं काम कर रहा है इंसान का। 5-6 महीने बाद उसको थोड़ा दिमाग हल्का सा काम करना शुरू किया है, तब आप चिल्ला रहे हो उसके ऊपर, दिन रात चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो कि इंटरव्यू क्यों नहीं दे रहे हो क्यों नहीं रहा है तुम्हारा, अप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, दिन रात रिपोर्टिंग ले रहे हो, कहाँ का इंटरव्यू है, क्या है। ये क्या मजाक है यार। अब बाप होगी क्या हो जीवन में यार। ऐसा बाप अगर होता, मैं किसी चाय वाले का, किसी सड़क छाप किसान का बेटा होता ना, तो ISPC अधिकारी होता, नंगा घूम के किताबें पढ़ लेता। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, दिमाग का सुकून जो नहीं दिया है आपने मुझे। गलती का जो मेरे बुराइयों का जो ग्रंथ है ना, माता प्रसाद जी आपका, सॉरी पिताजी तो नहीं बोलूंगा आपके जीवन में कभी भी आपको। आप कह रहे इस लायक नहीं है, आपने मेरी मौत का सौदा किया, आगे बताता हूँ तीसरी बार में क्या हुआ है। फिर मैं ठीक होता हूँ भाई, लग गया फिर से टाइम 2016 से भाई 2 साल करीब 2018 में मैं वापस गुड़गांव गया। वही मोटा शरीर, भाई SDM की जॉब लगी थी हिटाची में, गुड़गांव में, हिटाची सिस्टम। ये कहा मैं तुम्हारे साथ 2 साल गुलामी करवाई है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, सब करूंगा, मैं सब कुछ मैं करूंगा, मैं ठीक चलो। वहाँ बड़ा सा आलीशान कमरा लिया, एयर कंडीशन फुल्ली फर्निश्ड रूम मिला दिया बड़ा सा। हम पापा मम्मी तीनों गए यहाँ से, साथ रहेंगे भाई, तुम्हारा ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ख्याल रख रहे हैं, ये देख लीजिए, ये ख्याल रखने गए हैं। अब वहाँ पहुँचते हैं, मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया, खुद जाकर दिल्ली से, इलाहाबाद से दिल्ली जाना, इंटरव्यू देना, वापस आना, होना ना होना, फिर जाना देना, 2-3 बार किया भाई। एक जगह इंटरव्यू पूरा क्रैक हो गया, बड़ी मुश्किल रोना गाना, वो भी आप सोचिए कितना पेन लेता होगा बंदा। शरीर 100 किलो के प्लस का है।